हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और फिर से हाजिर हूँ मैं एक बार पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज़ के एक नए भाग के साथ। और आज जिस किताब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब है ये हरी भरी उम्मीद। और इस किताब को लिखा है शेखर पाठक ने। और ये किताब जो है वो है चिपको आंदोलन और जो दूसरे जंगलों से जुड़े हुए जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो आंदोलन हैं उनका इतिहास। तो ये चिपको आंदोलन का पहला एक तरीके से मुकम्मल इतिहास जो शेखर पाठक ने लिखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे लेखक की और फिर बात करेंगे किताब की। तो शेखर पाठक पहले जानते हैं कौन है। शेखर पाठक जो है वो 30 सालों तक जो शिमला में एक हायर इंस्टीट्यूशन है, शिमला में उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, और इसके पहले कुमायूं यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है उसमें इन्होंने प्रोफेसर थे ये। और इकोलॉजी से जुड़े हुए ये बहुत ही अच्छे काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो वहाँ के जो जन आंदोलन रहे हैं पर्यावरण से जो जुड़े हुए उन पे इनका अच्छा काम है और इन्होंने ये किताब लिखी है। ये किताब भी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है और हिंदी में ये किताब अनुवादित है। तो आइए जानते हैं कि ये किताब क्या कहना चाहती है। ये किताब शुरू होती है और इस किताब में ये लिखते हैं शेखर पाठक कि सौंपता हूँ यह किताब उस समाज को जो जंगलों के मायने समझता है। तो ये किताब मूलतः जंगल में रहने वाले या फिर पहाड़ों पे रहने वाले, मुख्यतः उत्तराखंड के जो गढ़वाल वाला इलाका है और कुमायूं वाला इलाका है, वहाँ पे जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं उनको समर्पित है और उनके ही प्रतिरोध को, उनके जो जंगल से जुड़े हुए जो किस्से कहानियाँ हैं, जो इतिहास है, उसको इसमें दर्ज किया गया है। इसमें बहुत ये रिसर्च करके किताब लिखी गई है, लगभग 20-25 साल मुझे लगता है कि ये रिसर्च करके किताब लिखी गई है। और इसमें बहुत ही डिटेल में यदि आपको चिपको आंदोलन को पढ़ना हो, उससे जुड़ी हुई एक छोटी से छोटी बात भी पढ़नी हो, और इसमें ये आपको पता चलेगा पढ़ते हुए कि चिपको पूर्णतः एक जन आंदोलन था, वो किसी एक नेता का या किसी व्यक्ति केंद्रित आंदोलन नहीं था। तो इसमें बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया है, टोटल डिटेलिंग करके। टोटल इसमें है 13 चैप्टर, 13 नहीं बल्कि 14 चैप्टर, और उन 14 चैप्टरों के बारे में मैं बता देता हूँ। बाकी 14 चैप्टर के बारे में अलग से नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि ये बहुत मोटी किताब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा समझेंगे कि ये किताब क्या कहना चाहती है। तो पहला जो चैप्टर है चिपको का मातृ क्षेत्र, दूसरा औपनिवेशिक शासन का आगमन, तीसरी जंगलात की पहली लड़ाई, चौथा उत्तर औपनिवेशिक जंगलात परिदृश्य, पांचवा चिपको के प्रस्फुटन से पहले, छठा चिपको की पहली लहर, सातवां दूसरी लहर उत्तरकाशी से अल्मोड़ा, आठवां आपातकाल के बाद तीसरी लहर, नौवां चौथी लहर दमन और प्रतिकार, 10वां वन अधिनियम 1980 के बाद, 11वां चिपको एक पड़ताल, 12वां चिपको आर्थिक और पारिस्थितिकी, 13वां चिपको महिलाओं और युवाओं का योगदान, और 14वां चैप्टर है चिपको के 40 साल धुंधलाती चमक और सतत कौंध। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं चैप्टर्स। पहला जो चैप्टर है चिपको का मातृ क्षेत्र, इसमें बताया जाता है कि ये चिपको जो आंदोलन पैदा हुआ वो किस जगह पे पैदा हुआ, उसको भूगोल क्या है, उसकी पारिस्थितिकी क्या है, और उत्तराखंड का पूरा भूगोल आपको ये किताब जैसे पढ़ेंगे आप, जैसे लगे कि आपके सामने आ गया। तो ये भूगोल की गहन पड़ताल करती है और वहाँ की परिस्थितिकी की किताब। इसमें पहला जो चैप्टर है मातृ क्षेत्र, इसमें आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस इलाके में पैदा हुआ, ये इलाका कितना इकोलॉजिकली फ्रेगाइल है और पारिस्थितिकी दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो पहले ये परिचय एक तरीके से हो जाएगा कि किस इलाके में ये आंदोलन पैदा होने वाला था, और ये सतत इलाका है क्योंकि ये पड़ताल सामान्य रूप से की गई है। दूसरा जो चैप्टर है औपनिवेशिक शासन का आगमन, ये अंग्रेज़ों के आने के बारे में है चैप्टर, और इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के आने के बाद जो जंगल का स्वामित्व है वो बदल गया। पहले जंगल का जो स्वामित्व था वो शेयर्ड रिसोर्सेज थे, सामूहिक संसाधन थे एक तरीके से जंगल में रहने वाले लोगों के। वो अंग्रेज़ों के आने के बाद किस तरीके से कन्फ्लिक्ट चालू हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ मूलतः जो है हमारे यहाँ कच्चा माल लूटने के लिए आए थे और वो कच्चा माल जंगलों से मिलता था। तो किस तरीके से एक तरीके से स्वामित्व की लड़ाई दोनों में शुरू हुई। तीसरा चैप्टर इसी बारे में है जंगलात की पहली लड़ाई,
और ये पहली लड़ाई चिपको के बारे में नहीं है, ये औपनिवेशिक शासन के बारे में है कि जब अंग्रेज़ों ने जंगलों पर कब्जा करने की कोशिश शुरू की और जंगल से जुड़े हुए जो कानून थे वो बनाए, और वो कानून ऐसे बनाए गए थे जिसमें कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का हमेशा नुकसान होता और जो औपनिवेशिक शासक था, जो अंग्रेज़ था, उसका हमेशा फ़ायदा होता। तो वो कैसे उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसमें जो चौथा चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। उत्तर औपनिवेशिक जंगलात परिदृश्य, ये आज़ादी के बाद का कहानी है। और ये इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार लगेगा कि वन विभाग जो है भारत का, अभी भी वन विभाग जो है, विशेष तौर पर अभी तो नहीं, आज के लगभग 30-40 साल पहले, 1980 से पहले, वो वन विभाग सिर्फ और सिर्फ उसमें अंग्रेज चले गए और भारतीय आ गए। बाकी उसकी जो कार्यशैली थी, उसके जो नियम थे, उसके जो ऑफिसर्स थे, वो उनके काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल सेम था। वो जंगलों को एक्सप्लॉइट करता था, जंगल में रहने वाले को एक्सप्लॉइट करता था। तो ये जो उत्तर औपनिवेशिक यानी कि आज़ादी के बाद की भी जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं थी, वो निराश करने वाली प्रक्रिया थी। तो अंग्रेज चले गए थे लेकिन उनके तरीके बच गए थे, और उन्हीं तरीक़ों से जो भारतीय जो प्रधानमंत्री या जो दूसरे शासक थे, मुख्यमंत्री वहाँ के, वो वैसे ही जंगलों को इस्तेमाल करते थे बिना सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखे हुए। पांचवा जो चैप्टर है, चिपको के प्रस्फुटन से पहले, चिपको आंदोलन शुरू होने के पहले की क्या परिस्थितियाँ थी। वहाँ पे 1970 में एक बार बाढ़ आई थी, फिर लोगों ने समझा था कि बाढ़ आने के पीछे जो कारण थे वो कारण ये थे कि वहाँ पे वृक्षों की ज़बरदस्त कटाई हुई थी। और 1962 में, 63 में, 1970 के पहले की जो परिस्थितियाँ हैं कि किस तरीके से जंगल काटे जा रहे थे और किस तरीके से छोटे मोटे लोगों में गुस्सा था और क्या था, वो सारी चीज़ें इसमें दर्ज हैं। तो चिपको के प्रस्फुटन से पहले मतलब चिपको की जो 10 साल पहले से पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, किस परिस्थिति में चिपको पैदा हुआ, वो है इसमें। जो छठा चैप्टर है, चिपको की पहली लहर। ये जो पहली लहर है 1973 में शुरू हुई, आज के लगभग 49 साल पहले। और इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, सबसे वंचित लोगों का इतिहास, सबसे वंचित समाज ने ये शुरू किया, समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग ने एक तरीके से। और उसी समय स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी समय विदेशी ताकतों के दबाव में जो भारत में भी प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है, और जिस देशों में गरीबी है उसके लिए प्रदूषण कोई दरअसल मुद्दा नहीं है, पहले वो गरीबी दूर करें क्योंकि गरीबी ही प्रदूषण है। लेकिन उसके ठीक उलट, बिना किसी विदेशी दबाव के और बिना किसी विदेशी सहयोग के, बिना शहरी सहयोग के, ये बिल्कुल अपने आप में भारतीय आंदोलन शुरू हुआ और समाज के सबसे वंचित तबके ने शुरू किया। और बताया उन्होंने कि दरअसल गरीबी प्रदूषण नहीं है, गरीब प्रदूषण के शिकार होते हैं, जलवायु परिवर्तन के शिकार होते हैं। इसलिए जो भारतीय पर्यावरण की लड़ाई है वो अस्तित्व की लड़ाई है, वो कोई लग्जरी या यूटोपिया नहीं है कि आप जैसे यूरोप या अमेरिका में देखते हैं। तो इसमें ये आपको देखने को मिलेगी। सातवां, दूसरी लहर। ये जो दूसरी लहर है 1974-1975 की बात है। इसमें उत्तर काशी से अल्मोड़ा तक ये देखने को मिलती है। फिर आठवां जो चैप्टर है, आपातकाल के बाद तीसरी लहर। 1975 में आपातकाल लागू होता है और उसके बाद थर्ड वेव ऑफ चिपको आंदोलन देखने को मिलता है, जो चिपको की तीसरी लहर देखने को मिलती है। और इसमें आपको दिखाई देगा कि महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं, और बाद में इसे इको फेमिनिज्म भी कहा गया और दूसरे बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई कि किस तरीके से जो पर्यावरण संकट है या जलवायु परिवर्तन है उसका शिकार सबसे अधिक महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी इसमें देखने को मिली, और ये आपातकाल के तुरंत बाद की घटना है जो तीसरी लहर है। फिर आपातकाल के बाद ही की घटना है चौथी लहर, दमन और प्रतिकार। फूलों की घाटी में और ये जो है अल्मोड़ा में, डूंडरी, पैंतोली में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है फेजेस के तरीके से बताए गए हैं कि फर्स्ट फेज कैसा है, सेकेंड फेज कैसा है, थर्ड फेज कैसा है, और ये फेजेज बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता है। तो 1973 से अब हम आ गए हैं 1977, 1978, और इन सारे प्रतिरोधों का परिणाम एक तरीके से निकला 1980 में, और जिस समय वन अधिनियम बनाया गया 1980, उसमें वहाँ पे लोगों को अधिकार भी बहुत सारे दे दिए गए।
और काफ़ी एक व्यापक सुधार देखने को मिला। तो वन अधिनियम आया 1980 में। उसके बाद जो है इसके बाद क्या हुआ, जंगलात आंदोलनों की निरंतरता, 3 असाधारण निर्णय, दूधातोली में चिपको, स्वागत सम्मान और संशय, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। इसमें बहुत सारे डैम्स से विरोध में जो प्रोजेक्ट थे वो भी आ गए, क्योंकि डैम्स की वजह से जो हिमालय का फ्रेगाइल इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वहाँ की बिजली भी उन्हें नहीं मिलती है। तो जो लोग सबसे अधिक कुर्बानी देते हैं उस डैम के लिए, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, अपने गांव छोड़ने पड़ते हैं, अपनी पूरी संस्कृति छोड़नी पड़ती है और दूसरे आर्थिक उनको समाधान तलाशने पड़ते हैं आजीविका के, उन्हें दरअसल वहाँ की बिजली भी नसीब नहीं होती। तो इसे रिसोर्स कर्ज का भी नाम दिया जा रहा है हाल फिलहाल में, संसाधन श्राप जिसे कहते हैं। तो वहाँ के संसाधन उनके लिए श्राप बन गए और टिहरी में बहुत सारे गाँव डूब गए और वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। उस बिजली का इस्तेमाल बड़े शहरों में हुआ ज़्यादातर, तो उसका विरोध भी यहाँ पे दर्ज किया गया। 11वां जो इसमें चैप्टर है, चिपको एक पड़ताल। इसमें आपको जो चिपको से जुड़ी हुई पूरी पड़ताल देखने को मिलेगी। ये कैसे बताया गया है, इसमें पहला जो 11वें में है नेतृत्व। नेतृत्व में बताया गया बहुक्षेत्रीय बहुव्यक्तित्व संगठन हिस्सेदारी, कुछ चिपको कार्यकर्ताओं पर एक नज़र। तो चिपको के कुछ जो कार्यकर्ता थे, जैसे चंद्र प्रसाद भट्ट थे या सुंदरलाल बहुगुणा थे या बाकी लोग थे, इससे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अनुपम मिश्र, जो कि सीधे सीधे तो इससे नहीं जुड़े थे, लेकिन वो दिल्ली में रह के उस समय पत्रकारिता करते थे और चिपको का पहला इतिहास उन्होंने ही लिखा था। हालांकि वो इतना मुकम्मल इतिहास नहीं था, लेकिन वो एक अनऑर्गेनाइज तरीके से लिखा गया इतिहास था और चिपको की ज़्यादातर तस्वीरें भी अनुपम मिश्र ने ही ली थी। तो इसमें जो चिपको से जुड़े हुए जो नेता थे वो बहुक्षेत्रीय नेता थे और किस तरीके से सामाजिक भागीदारी इसमें सबकी थी, सभी समुदायों की, सभी धर्मों की और समाज के अमीर गरीब सबकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा सभी आयु वर्ग के लोगों की जो भागीदारी थी। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों दोनों की भागीदारी थी। तो ये एक पड़ताल है 11वां चैप्टर। 12वां चैप्टर चिपको आर्थिक और पारिस्थितिकी। इसमें बताया गया है कि चिपको जो आंदोलन था वो किस तरीके से आर्थिक रूप से वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ था। इस तरह जुड़ा हुआ था कि वो अपनी समस्त आर्थिक गतिविधियों के लिए और अपनी आजीविका के लिए और अपने अस्तित्व के लिए इन्हीं जंगलों पर निर्भर थे। तो उनका घर अगर बाढ़ में बह जाता था, अगर आप पेड़ को काटेंगे तो बाढ़ आएगी और बाढ़ में घर बह गया तो उसकी छोटी सी एक बचत है वहाँ पे गांव के व्यक्ति की, वो फिर से घर अपना कैसे बनवा पाएगा। या फिर जो भी दूसरे जो खान पान की चीज़ें हैं, जो या आजीविका के दूसरी जो चीज़ें हैं, लकड़ियाँ हैं, वो उसके लिए जंगलों पर निर्भर था वो व्यक्ति। तो ये बताया है इन्होंने कि चिपको जो है वहाँ के लोगों के लिए एक आर्थिक उसका पक्ष था और दूसरा इकोलॉजिकल पक्ष था, पारिस्थितिकीय पक्ष, कि जो हिमालय की इकोलॉजी है वो बहुत फ्रेगाइल इकोलॉजी है। उसकी तुलना आप किसी दूसरे पहाड़ से नहीं कर सकते, क्योंकि हिमालय की उम्र बहुत नई है, वो बहुत नया पहाड़ है। तो हिमालय में अगर आप कोई भी डेवलपमेंट करते हैं जो कि इकोलॉजिकली या इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है, अगर उसका इम्पेक्ट का असेसमेंट आपने नहीं किया है, तो उसके भयावह परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये भयावह परिणाम बाढ़ के रूप में आपको देखने को मिल सकता है, भूस्खलन के रूप में, भूकंप के रूप में देखने को मिल सकता है, या बाकी और भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। या फिर जो लोअर एरिया है जहाँ से कि नदियाँ आके नीचे जाती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरी जगहों पे, वहाँ पे तबाही देखने को मिल सकती है पानी की। तो इसका जो पारिस्थितिकी पक्ष है इसमें वो भी बताया गया है। 13वां जो चैप्टर है चिपको महिलाओं और युवाओं का योगदान, इसके बारे में विशेष तौर पर बताया गया है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ये कहा जाता है कि समाज का हर तबका पर्यावरण को नहीं समझता है, उसको पर्यावरणीय शिक्षा दी जाए और उसे यूनिवर्सिटी के और स्कूलों के कार्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये सब बिना समझे ही किस तरीके से आज के 50 साल पहले के आंदोलन में उस समय के यूथ और उस समय की वुमेंस ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो ये बात समझने की है कि किस तरीके से उस समय के वहाँ के लोगों में, स्थानीय लोगों में एक स्थानीयता थी और वो स्थानीयता पर्यावरण से उन्हें जोड़ती थी और वो उन्हें ठीक नहीं लगता था कि उनका जो स्थानीय पर्यावरण है, उनकी स्थानीय जो पारिस्थितिकी है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। और उसको उन्होंने कैसे सुंदर रूप से संवारा, वहाँ पे पूरा उन्होंने फिर से जंगल लगाया। तो इसके बारे में ये पूरी कहानी इसमें देखने को आपको मिलेगी।
14वां जो चैप्टर है, चिपको के 40 साल, धुंधलाती चमक और सतत कौंध। ये बताते हैं कि कैसे आज 40 साल के बाद, अब तो ये किताब पहले की है, अब तो लगभग 50 साल होने को है, ये 40 साल के बाद चिपको की चमक कैसे फीकी पड़ने लगी है धीरे धीरे, और कैसे लोगों के अंदर गुस्सा फिर से भर रहा है। वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन क्योंकि जारी है, इकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन अभी भी हो रहा है। तो इसमें ये आपको बताते हैं ये कि कैसे इसकी जो चमक है वो धुंधलाती पड़ रही, कैसे वहाँ पे लोगों का पलायन हो रहा है और इससे लोगों का ध्यान हट रहा है। और एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों में इसको लेकर के गुस्सा भी है, एक तरीके से प्रतिरोध की भावना भी है। तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये चिपको से जुड़ी हुई अगर आपको कोई एक किताब पढ़नी हो कि चिपको आंदोलन की हर एक डिटेलिंग और किस तरीके से पर्यावरण का एक जन आंदोलन पैदा होता है, और वो किसी विरोध के लिए नहीं, एक विकल्प के लिए पैदा होता है, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए पैदा होता है, और वो आंदोलन कैसे चलता रहता है लगभग 20-25 साल 30 सालों तक, और उस आंदोलन से कैसे अच्छे नतीजे मिलते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को, वो अगर आपको समझना हो तो उसके लिए किताब बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म या भारतीय पर्यावरणवाद की पूरी विचारधारा को समझना हो तो उसके लिए भी ये किताब बहुत ज़रूरी है। ये रिसर्च के लेवल की किताब है, आप शोध के लिए भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी किताब हरी भरी उम्मीद। आपको ये किताब कैसी लगी? अगर आपने पढ़ी है तो आप भी बताएं कमेंट करके। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो हमसे रह गई हो, हमसे छूट गई हो, तो उसे भी कमेंट करके बताएं। इस किताब के अलावा भी पर्यावरण की कोई दूसरी किताब हो जिसके बारे में आप जानते हो या आप चाहते हो कि वो किताब हम भी पढ़ें, हम भी समझें, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।